So hello everyone, welcome back to our Being Economist YouTube channel. So as you know, we are actually on MCQ series of Finance Account Assistant Economy portion, and अभी तक हमने अप्रॉक्स आई थिंक 7 टॉपिक्स जो है वो कर लिए हैं और आज हमारे पास 8th टॉपिक है दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट एंड हर बार की तरह स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन मैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में आपको दे दूं। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन बीइंग इकोनॉमिस्ट नाम से आपको दिखेगा प्ले स्टोर पे। ठीक है, प्ले स्टोर पे आपको बीइंग इकोनॉमिस्ट नाम से ये दिख जाएगा और इसको डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज प्ले स्टोर से डायरेक्टली जो है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर आप जब इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के कंप्लीट लेक्चर्स और नोट्स, ठीक है, अपडेटेड नोट्स जो हैं वो दोनों इस मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेंगे। इसके अलावा बहुत ही जल्दी यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट जो है, फुल मॉक टेस्ट आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड वो मिलने वाले हैं और भी जो भी अपडेट्स हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अगर कोई चीज आपको पूछना हो, किसी चीज के बारे में आपको जानना हो, तो आप इस ऐप के अंदर चैट सेक्शन में जाके हमें हर एक चीज जो है वो पूछ सकते हैं। सो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और इसके अलावा टेलीग्राम के रिलेटेड कल कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि टेलीग्राम का लिंक जो है कहाँ है टेलीग्राम के, क्योंकि सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी एमसीक्यूज हैं हमारे, जितने अभी तक हमने किए 7 टॉपिक्स के, वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर चुका हूं। ठीक है, टेलीग्राम पे मैंने उस फाइल को अपडेट कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहां से जाके ज्वाइन करें। वो ऑलरेडी जो है मैंने अभी तक जितने एमसीक्यूज हुए हैं उनका पीडीएफ जो है वो वहां पे अपलोड कर दिया। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जो है हम स्टार्ट करेंगे आज का हमारा टॉपिक, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, तो हमारे जो आज के एमसीक्यूज रहेंगे, टॉपिक थोड़ा ये छोटा है और इजी टॉपिक है। इसमें से जितने भी पॉसिबल पीवाईक्यूज, जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज थे मैंने इसमें ऐड किए हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफर फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज इट। तो क्योंकि जब भी हमने ये चैप्टर, ये टॉपिक पढ़ा तो हमारी पहली डिस्कशन यही होती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अलग कैसे है और व्हाट आर द वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड जब मैं ये एमसीक्यूज बनाता हूं तो इसके ऊपर मैंने जब रिसर्च की तो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर ने इस चीज के ऊपर क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू जो है वो पूछ रखे हैं कि क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। तो क्या ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ से बिकॉज ये फोकस करता है इनकम के ऊपर, या ये फोकस करता है आउटपुट के ऊपर यानी प्रोडक्शन के ऊपर, या फिर ये क्वालिटेटिव चेंजेस के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, या ये इग्नोर करता है सोशल वेलफेयर को। तो ठीक है, तो आप देखेंगे, आपको इजीली आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी एक क्वालिटेटिव मेजर है, जहां की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारी वो क्वांटिटेटिव मेजर है ना। सबसे पहला जो डिफरेंस हम इन दोनों के बीच में पढ़ते हैं वो यही है कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है उसको स्टडी करता है, और जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स यानी क्वांटिटी के रिलेटेड चीजों को देखता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू, इजी से हम थोड़ा सा टफ की तरफ चलेंगे। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो पहले पूछे जाते थे। ठीक है, मतलब अगर आप इकोनॉमी वाले पोर्शन के जेकेएसएसपी के क्वेश्चंस को देखोगे पीवाईक्यू, तो इसी तरह के इजी क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जाते हैं। हालांकि अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है और चेंजिंग वाले जो एस्पेक्ट्स हैं जैसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन वो भी हमने ऐड किए हैं। ठीक है, बट जो भी पीवाईक्यूज है वो सभी मैंने इसमें ऐड किए हैं। सो इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं? क्या ये इंक्रीज होता है नॉमिनल इनकम में? क्या ये इंक्रीज होता है रियल इनकम, नेशनल इनकम में?
क्या ये इंक्रीज होता है पॉपुलेशन में या ये इंक्रीज होता है प्राइस लेवल में? तो आप देखेंगे कि जो ए एंड बी दोनों ही ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं इसमें ठीक है। इकोनॉमिक जीडीपी या इनकम या आउटपुट में चेंज होने को हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट कि जब रियल नेशनल इनकम में चेंज होता है, क्योंकि अभी रियल और नॉमिनल के रिलेटेड आगे क्वेश्चन होंगे तो इसलिए मैं अभी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, करूंगा। लेकिन आप ये देखेंगे कि किसी भी बुक में, किसी भी पीडीएफ में, किसी भी लेक्चर में जो इकोनॉमिक जो रियल नेशनल इनकम है दैट इज बेसिकली इंडिकेट और रेफर टू इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें जब इंक्रीज हो, है ना। बेसिकली इस टॉपिक में हम पढ़ते ही यही चीज है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और उसके वेरियस मेजरमेंट्स। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इज, आपने बहुत जगह देखा होगा, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना, जीएनपी, या रियल नेशनल इनकम, ठीक है। इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जोड़ के देखते, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? अगेन सिमिलर टॉपिक है, मतलब सिमिलर क्वेश्चन है, क्योंकि पीवाईक्यू से अलग अलग से लिया है तो कुछ टॉपिक्स आपको सेम मिलेंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को एलिमिनेट भी करता हूं जो मतलब सिमिलर नेचर के होते हैं, बट फिर भी यहाँ पे आप फोकस करेंगे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट इंडिकेटर। हालांकि नॉमिनल जीडीपी इज आल्सो one of the indicator or measurement of this economic growth, but most appropriate, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में कहा, most appropriate one is real GDP, है ना। and what does this real GDP means? आपके फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है। real GDP is calculated using, क्या करंट ईयर को रियल जीडीपी कहा जाता है ना, करंट ईयर के प्राइसेस जिसमें रखे जाएं उसे रियल जीडीपी कहा जाता है, या बेस ईयर के प्राइसेस रखे जाएं उसे रियल जीडीपी कहा जाता है, या मार्केट प्राइसेस पे जब हम सिर्फ स्टडी करते हैं उसे रियल जीडीपी कहा जाता है, या इंटरनेशनल प्राइसेस को इंक्लूड किया जाए तो उसे रियल जीडीपी कहते हैं। आप इजीली इसे अभी तक एलिमिनेट कर चुके होंगे कि जब हम जीडीपी में लेने वाले प्राइसेस, ठीक है, जीडीपी में लेने वाले प्राइसेस ऐसे प्राइसेस लें जो कि पुराने ईयर के हों, जो कि बेस ईयर के हों, ना कि करंट ईयर के हों, ठीक है, ना कि करंट ईयर के हों, उसे हम क्या कहते हैं? रियल जीडीपी कहते हैं। रियल जीडीपी, है ना, रियल जीडीपी कहते हैं। सो ऑफ कोर्स रियल जीडीपी ही हमें एक्चुअल पिक्चर दिखा सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ की। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब हम प्राइसेस को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, इसमें प्राइसेस कहते कैसे होते हैं? कांस्टेंट, यानी कि बेस ईयर वाले, है ना, पुराने। लाइकवाइज आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं 2025 की, ठीक है, आप 25 की जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, बट आप बेस ईयर ले रहे हैं 2011, है ना, कि प्राइसेस, सपोज दैट एक पेन है, ठीक है, उस पेन को जब आप जीडीपी में कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस पेन का प्राइस आप आज के प्राइस के हिसाब से लाइकवाइज 30 रुपीज ये ना लेकर के उस टाइम पे जो इसका प्राइस था, यानी कि उस टाइम इसका प्राइस 10 रुपए था, तो इसे 10 रुपए ही मान के कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अगर इसे 30 रुपए ना मान के 10 रुपए करेंगे तो इसे कहते हैं रियल जीडीपी, यानी कि बेस ईयर के बेसिस पे, कांस्टेंट प्राइसेस के बेसिस पे वो रियल जीडीपी होता है। और अब यहां पे देखो, ये मैंने सब बताया क्यों। अगर पेन को 30 ना लेकर के 10 रुपए के हिसाब से लेंगे, ठीक है, अब 10 रुपए के हिसाब से लेंगे तो पता चलेगा कि कितने पेन की प्रोडक्शन बढ़ी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 10 रुपए के हिसाब से 10 पेन बने तो ये मेरी 100 हो गई जीडीपी, मतलब उस पेन के हिसाब से जीडीपी मेरी 100 हो गई। लेकिन वहीं पे अगर 30 रुपए के हिसाब से वही 10 पेन बनते तो जीडीपी कितनी होती? 300 होती। तो कितने का फर्क है बीच में? 200 का फर्क है। ये 200 का फर्क जो है प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से नहीं हुआ। देखो प्रोडक्शन यहां भी 10 की हुई, यहां भी 10 की हुई। ये जो इंक्रीज है ये किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। इट मींस प्राइस की वजह से जीडीपी इंक्रीज हुई है, ना कि प्रोडक्शन की वजह से। लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्शन की वजह से इंक्रीज होनी चाहिए, ना कि प्राइस की वजह से होनी चाहिए। दैट इज वाई जब आप कांस्टेंट या फिर नॉमिनल जीडीपी, करंट यानी कि नॉमिनल जीडीपी मेजर करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखती, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हम अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको नॉमिनली नहीं देखते। हालांकि देखा जा सकता है, वन ऑफ द मेजरमेंट है, बट रियल जो है वो एक्चुअल इमेज दिखाता है, ठीक है। सो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों को आप अच्छे से समझें, और ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, nominal GDP differ from real GDP because
अब नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से अलग कैसे है, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके एक के अंदर प्राइसेस इंक्लूड है और एक के अंदर प्राइसेस इंक्लूड नहीं है। सो प्राइसेस किसके अंदर इंक्लूड है, नॉमिनल के अंदर प्राइसेस इंक्लूड है ना, लेकिन रियल के अंदर प्राइसेस एक्सक्लूड है। प्राइसेस का मतलब इन्फ्लेशन, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी अलग है रियल जीडीपी से, क्योंकि इसके अंदर प्राइजेस होते हैं, इसके अंदर इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है ना। यही जो एग्जांपल मैंने अभी आपको दी। सो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड एज। अब यहां पे जितने भी चीजों के ऊपर आप क्वेश्चन देखोगे वो बेसिकली इस टॉपिक के रिलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर आपने देखा और उसके वेरियस मेजरमेंट्स। जीडीपी एक मेजरमेंट है, रियल और नॉमिनल। पर कैपिटा इनकम इसका एक मेजरमेंट है। तो हर चीज के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। सो पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड एज टोटल इनकम इनटू पॉपुलेशन, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल इनकम, जीडीपी मल्टीप्लाई बाय पॉपुलेशन। सो इसका राइट आंसर हम सबको पता है, बिल्कुल इजी है कि जब हम टोटल इनकम को, है ना, टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, यानी कि सेकंड ऑप्शन डिवाइड कर दे, तो हमें पर कैपिटा इनकम पता चलती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, ठीक है। इनमें से कौन सी चीज जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ऑफ कोर्स ये हमने नेशनल इनकम वाले टॉपिक में भी अच्छे से पढ़ा है और उसका एमसीक्यू भी हम अभी करेंगे, क्योंकि वो अभी नेक्स्ट टॉपिक्स है हमारे। सो इसमें ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर रहेगा कि ट्रांसफर पेमेंट्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, किसमें, जीडीपी में, ठीक है। उसके पीछे के रीजंस हैं, सब चीजें हमने पढ़ी हैं कि ये वन साइडेड पेमेंट होती हैं, ये प्रॉपर ट्रांजैक्शन में इंक्लूड नहीं होती है ना। और अब ये जीडीपी वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्यों आया है, बिकॉज हालांकि ये नेशनल इनकम में आना चाहिए, बट क्योंकि ये वन ऑफ द मेजरमेंट है किसका, इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि इसके जितने भी मेजरमेंट्स हैं, वेरियस मेजर्स हैं, उनके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। क्या आईएमएफ इसे पब्लिश करता है, क्या वर्ल्ड बैंक इसे पब्लिश करता है, यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है, या फिर डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है। सो राइट आंसर हम सबको पता है कि एचडीआई का जो कंसेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, वो यूएनडीपी ने दिया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंडिकेट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो इन सब में से कौन सी चीज जो है वो आपको वो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को दिखाती है, ठीक है। क्या टोटल जीडीपी हमें लिविंग स्टैंडर्ड को दिखाती है, पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन रेट, एक्सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारी हमारी लिविंग स्टैंडर्ड को दिखाती है इन सब में से, ठीक है, इन सब ऑप्शंस में से। हालांकि इस पर कैपिटा इनकम के अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को अच्छे से दिखा सकती हैं, बट इन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली पर कैपिटा इनकम जो है वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस चीज के ऊपर फोकस करता है, ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ, ओनली एनवायरमेंट कंजर्वेशन बेसिकली, ग्रोथ विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, या इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ओनली। सो क्योंकि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डेफिनेशन में ही आपने ये चीज देखी होगी कि हम ग्रोथ करते हैं विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, अ कंट्री विद हाई जीडीपी बट लो पर कैपिटा इनकम इंडिकेट्स। अब एक कंट्री है जिसके अंदर जीडीपी तो बहुत ज्यादा है पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, ठीक है। ये एग्जांपल आप बेसिकली इंडिया के रेफरेंस में भी देख सकते हैं, ठीक है। जीडीपी हमारी अभी 4th लार्जेस्ट है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, बट हमारा पर कैपिटा इनकम फिर भी कुछ कंट्रीज, ठीक है, जो कि छोटी कंट्रीज हैं, बट उनसे हमारा कम है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कोई ड्रॉबैक या फिर इसके पीछे कोई क्रॉनिक रीजन नहीं है। रीजन इज सिंपल कि हाई पॉपुलेशंस जहां पे होती हैं, ठीक है, जहां पे हाई पॉपुलेशंस होती हैं जिन कंट्रीज में,
उनमें जीडीपी चाहे हाई होगी बट पर कैपिटा इनकम फिर भी लो ही रहता है। अब क्योंकि आपको पता है कि जितना ज्यादा हम करते क्या है, बेसिकली इनकम को डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से, है ना। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना कम इनकम हर किसी के पर हेड जाएगा। उसी को तो पर कैपिटा इनकम कहते हैं, हर किसी के पास कितनी इनकम है ना, एक एवरेज होता है। तो इसलिए जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना कम पर कैपिटा इनकम होगा। तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ वन ऑफ द रीजन बिहाइंड कि कुछ कंट्रीज हाई होती हैं जीडीपी में बट फिर भी उनकी लो पर कैपिटा इनकम होती है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूज्ड टू मेजर इनकम इनइक्वालिटीज। सो नो डाउट इसे हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। लॉरेंस कर्व जो हमें यह बताता है कि कितनी इनकम्स इनइक्वालिटी है, लॉरेंस कर्व्स, एंड द सेकंड वन इज गिनी कोफिशिएंट। दिस बोथ आर द इंडिकेटर्स टू मेजर द इकोनॉमिक इनकम इनइक्वालिटीज, ओके, ओवरऑल इनइक्वालिटीज को मेजर करने के लिए। नो क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is most likely to reduce poverty। इन सब ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को हम कह सकते हैं कि वो सबसे ज्यादा काम आता है रिड्यूस करने में, पॉवर्टी को कम करने में। सो फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, सेकंड वन इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसीज, थर्ड वन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, फोर्थ रिडक्शन इन एक्सपोर्ट। सो आप इजीली एलिमिनेट कर चुके होंगे कि सेकंड ऑप्शन जो है हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसीज जो होती हैं, ऐसी पॉलिसीज जो सबके लिए सबको इंक्लूड करें उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, उसे इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, उससे सबसे ज्यादा पॉवर्टी कम होती है। अब इसी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस एक्सक्लूसिव ग्रोथ को क्या चीज बेस्ट एक्सप्लेन कर रही है। क्या ये ग्रोथ होती है जो इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करती है, क्या ये ग्रोथ होती है जो ये इंश्योर करती है कि पूरी सेक्शंस जितनी भी हैं सोसाइटी में उन्हें बेनिफिट हो सके, या ये एक्सपोर्ट्स के ऊपर सिर्फ करती हैं फोकस, या फिर हाई इन्फ्लेशन के ऊपर। तो ये तो हो ही नहीं सकता। सो क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये सबको इंक्लूड करके चलता है, ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इसे कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस 5 ईयर प्लान में इंक्लूसिव ग्रोथ को रखा गया, तो दैट इज 11th 5 ईयर प्लान, ठीक है। उसका मेन फोकस जो था वो किसके ऊपर था, इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, so now we are on statement type question. So first question number 15, statement 1, economic growth refers to an increase in real GDP over time। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ इसे कहते हैं कि रियल इनकम इंक्रीज होना ओवर द टाइम? ऑफ कोर्स एग्जैक्टली हम पढ़ के आए हैं। और सेकंड स्टेटमेंट कहती है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलवेज लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ लीड करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को? सो यहां पे आप देखेंगे कि जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंडर आता है, ठीक है। लेकिन हमेशा ये नहीं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट को प्रमोट करे। डेवलपमेंट ग्रोथ को प्रमोट कर सकता है बट ग्रोथ डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं करेगी, ठीक है। इसके रीजंस हैं क्योंकि एक क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, उसके इंडिकेटर्स अलग हैं, इसके इंडिकेटर अलग हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कोर्स जो है वो राइट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि रियल नेशनल इनकम इंक्रीज होना ओवर द टाइम, ठीक है। जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे जैसे जैसे इकोनॉमी आगे वाली ग्रोथ पाथ पे जाएगी तो उसे हम क्या कहते हैं, उसके रियल इनकम में चेंज होगा तो उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। बट सेकंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा ओनली 1 ए। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है नॉमिनल जीडीपी इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइस, है ना। अभी कुछ क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस किया कि नॉमिनल वो होता है, क्या नॉमिनल वो होता है जो कांस्टेंट प्राइसेस को मेजर करता है। सेकंड स्टेटमेंट रियल जीडीपी इज मेजर एट बेस ईयर प्राइस। तो आपने देखा कि नॉमिनल जीडीपी कांस्टेंट पे नहीं बल्कि करंट पे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये करंट प्राइसेस को मेजर करता है ना कि कांस्टेंट प्राइसेस को। अच्छा, रियल जीडीपी इज मेजर एट बेस प्राइस। ऑफ कोर्स बेस प्राइस कहो या फिर कहो कांस्टेंट प्राइस, एक ही बात है। तो रियल वाला स्टेटमेंट तो ठीक है, सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन बी यानी ओनली 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट स्टेटमेंट
per capita income is better indicator of economic welfare than the total income. Of course, per capita income अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमिक वेलफेयर को जानने का टोटल इनकम के कंपेयर पे, हालांकि उतना भी बेस्ट नहीं है बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंपेयर में, बट फिर भी इस टोटल इनकम के कंपेयर में, ठीक है, टोटल जीडीपी के कंपेयर में अच्छा इंडिकेटर है वेलफेयर को जानने का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है? पर कैपिटा इनकम इग्नोर्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। यस, लेकिन वहीं पे एट द सेम टाइम पर कैपिटा इनकम्स जो हैं वो एक चीज को इग्नोर करती हैं, दैट इज इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम जब पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम इज मेयरली एवरेज, ठीक है, एक एवरेज है जो आपको यह बता रहा है कि टोटल इनकम जब टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो पर पर्सन के पास कितनी इनकम आ रही है। हो सकता है, अब यहां ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 लोग हैं तो टोटल पॉपुलेशन हमारी 5 हो गई। अब जो फर्स्ट पर्सन है उसके पास 200 है, सेकंड पर्सन है उसके पास 100 है, थर्ड पर्सन है उसके पास भी 200 है। अब ये जो फोर्थ पर्सन है इसके पास 50 है और ये सिक्स्थ पर्सन है इसके पास भी 50 है, ठीक है। टोटल इनकम कितनी होगी हमारी? टोटल इनकम हो गई हमारी 200 100 200 एंड 100, ठीक है, 100 200 300, 3 एंड 3 600, 600 डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे आप, तो आपको एवरेज तो ये बताएगा कि हर किसी के पास इतनी इतनी इनकम है, ठीक है। या सपोज दैट मैं इसको ऐसे कर देता हूं क्वेश्चन को समझने के लिए, 25 25, ठीक है, 25 बाई 50 हो गया, तो ये पूरा हो गया 500, ठीक है, 500 तो पर कैपिटा इनकम हमारा निकल के आया 100, पर कैपिटा इनकम निकल के आया 100, जबकि अब पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग हर किसी, इन 5 लोगों के पास हर किसी के पास 100 रुपए हैं, लेकिन एक्चुअल में तो इन फोर्थ और फिफ्थ वालों के पास तो सिर्फ 25-25 रुपए है, ठीक है। सो इट मींस पर कैपिटा इनकम इग्नोर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये इग्नोर करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को। ये हमें नहीं बता पाता कि क्या इनकम जो इन 5 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो इक्वल है या नहीं है, ये सिर्फ एक एवरेज बताएगा, ठीक है। अभी मैंने आपके सामने पर कैपिटा इनकम निकाला तो ये 100 पर पर्सन आया कि हर इन 5 के पास 100 रुपीस है, लेकिन एक्चुअल में फोर्थ एंड फिफ्थ पर्सन के पास तो सिर्फ 25-25 रुपए थे, ठीक है। तो ये एवरेज तो दिखाता है बट इग्नोर करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को। सो राइट है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो राइट है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, स्टेटमेंट फर्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। इजी, बिल्कुल इजी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में। सो सी जो है इसका ऑप्शन कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा क्वांटिटी पे फोकस करेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटी पे फोकस करेगा, ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी। नाउ 19th क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट, इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैन रिड्यूस पर कैपिटा इनकम। जब इंक्रीज होता है पॉपुलेशन तो पर कैपिटा इनकम रिड्यूस होता है। ऑफ कोर्स पर कैपिटा इनकम टोटल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, वो जो 5 लोग थे अगर वो 10 हो जाएंगे तो वही 500 रुपए, ठीक है, वही 500 रुपए जो हमने निकाले वो 10 लोगों के साथ डिवाइड करने पड़ेंगे। 10 लोगों के साथ डिवाइड करोगे तो 100 रुपीज पर कैपिटा इनकम की बजाय अब 50 रुपीज पर कैपिटा इनकम निकल के आएगा। तो क्या हुआ, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई पर कैपिटा इनकम रिड्यूस हो गया, ठीक है। हमारी पॉपुलेशन पहले 5 थी, हम 500 को 5 से डिवाइड कर रहे थे, अब उसी 500 को हम 10 लोगों से डिवाइड कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई तो हमारा पर कैपिटा इनकम 50 रुपए निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जैक्टली राइट है। फिर सेकंड, इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नो, इकोनॉमिक ग्रोथ इस चीज को इंश्योर नहीं करता कि वो इंप्रूव करेगा किसको, वो इंप्रूव करेगा लिविंग स्टैंडर्ड को, बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस चीज के ऊपर फोकस करता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ही ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, रियल जीडीपी रिमूव इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। रियल जीडीपी रिमूव करती है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, मतलब प्राइसेस को इंक्लूड नहीं करती, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो कांस्टेंट प्राइसेस पे होती है। सेकंड स्टेटमेंट, नॉमिनल जीडीपी में ओवरस्टेट ग्रोथ ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। यस, और नॉमिनल जीडीपी में भी हमें ग्रोथ को ज्यादा बढ़ा के बताए इन्फ्लेशन के टाइम, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को इंक्लूड करता है ना, इन्फ्लेशन को इंक्लूड करेगा मतलब प्राइसेस को इंक्लूड करना,
प्राइसेस को ये इंक्लूड करता है। कौन? नॉमिनल जीडीपी। तो जब ऑलरेडी इन्फ्लेशन चल रहा है तो हो सकता है जो वो मेजरमेंट करके बता रहा है ग्रोथ की वो ओवर स्टेट हो, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा दिखाई जाए, क्योंकि प्राइसेस बढ़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है ज्यादा हमें ये जीडीपी की कैलकुलेशन करके दिखाएगा। इसलिए आप देखोगे हमेशा रियल जीडीपी कम होता है, ठीक है, कम होता है, और नॉमिनल जीडीपी हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब नंबर्स में ज्यादा होता है। इसके पीछे का रीजन यही है कि ये इन्फ्लेशन को इंक्लूड करता है और ये इंक्लूड नहीं करता। सो बोथ सी एंड ए एंड बी जो है वो राइट आंसर है। 21 स्टेटमेंट फर्स्ट, जीडीपी इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। सेकंड, जीडीपी इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। एंड फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, क्योंकि जीडीपी से बेसिकली क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए जीडीपी का यूज किया जाता है, ठीक है। सो क्योंकि जीडीपी हमेशा इंक्लूड करता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट को नहीं करता, क्योंकि आपने देखा होगा, हमने नेशनल इनकम वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है हमारी एप्लीकेशन पे भी, यहाँ यूट्यूब पे भी, कि कभी भी हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ऐड नहीं करते, उसे एक्सक्लूड करते हैं अपनी कैलकुलेशन से, है ना। सो इसमें बी जो है आपका राइट आंसर रहेगा, ओनली सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड हेल्थ, एडुकेशन एंड इनकम। ऑफ कोर्स इन तीनों चीजों को एचडीआई इंक्लूड करता है। एचडीआई प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड बैंक नहीं, सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी जो है वो आपका, सॉरी, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर रहेगा, कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है, क्योंकि ये तीनों इंडिकेटर्स को इंक्लूड करता है, बट वर्ल्ड बैंक नहीं इसे पब्लिश करता, प्रिपेयर करता, इसे करता है यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, फर्स्ट स्टेटमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन रियल जीडीपी। ऑफ कोर्स कर सकता है, ये तो हम पढ़ते आए। क्वेश्चन का नेचर बेसिकली रिपीटिव है, क्योंकि अलग अलग पीवाईक्यूज में वही क्वेश्चन, क्योंकि छोटा टॉपिक है, वही क्वेश्चन रिपीट हुए। सेकंड स्टेटमेंट, रियल जीडीपी इज ऑलवेज अ परफेक्ट इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। नो, रियल जीडीपी हमेशा परफेक्ट इंडिकेटर नहीं है रियल वेलफेयर का। वेलफेयर को तो अच्छे से हमेशा ही डेवलपमेंट ही बताएगा, और डेवलपमेंट के वेरियस इंडिकेटर्स जैसे एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, जैसे आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें ही वेलफेयर को अच्छे से बता सकती हैं, या मोर प्रिसाइजली हम बोलें तो एजुकेशन के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, फूड के रिलेटेड, शेल्टर के रिलेटेड, इन सब चीजों के रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड चीजें जिसमें बताई जाएंगी, जो कि डेवलपमेंट में देखी जाती हैं, वही एक्चुअल वेलफेयर होता है। किसका? किसका? वेलफेयर का इंडिकेटर होता है, ना कि रियल जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर है। सो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है। क्वेश्चन नंबर 24, जीडीपी डज नॉट इंक्लूड मार्केट एक्टिविटीज, सॉरी, नॉन मार्केट एक्टिविटीज, डज नॉट इंक्लूड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। ऑफ कोर्स इसमें नॉन मार्केट एक्टिविटीज नहीं इंक्लूड होती। हाउस होल्ड वर्क इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी कैलकुलेशन। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। एक तो जीडीपी में नॉन मार्केट एक्टिविटीज इंक्लूड नहीं होती, ऐसी एक्टिविटीज जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन में नहीं आ रही, डेली लाइफ ट्रांजैक्शन जीडीपी में नहीं आ, मतलब कैलकुलेशन में नहीं आ रही। और जैसे अपने घर में किया जाने वाला काम हमेशा जीडीपी से एक्सक्लूड रहेगा, ठीक है, अपने घर में दी जाने वाली सर्विस हमेशा एक्सक्लूड रहेगी। सो बोथ सी, ए एंड बी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इकोनॉमिक ग्रोथ फोकस ऑन इंक्रीज इन आउटपुट। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ फोकस करता है आउटपुट इंक्रीज होने पे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रक्चरल चेंज के ऊपर बात करता है, ठीक है, स्ट्रक्चर इकोनॉमी का चेंज करने के ऊपर, लेकिन ग्रोथ जो है वो फोकस करता है आउटपुट के ऊपर सिर्फ, ठीक है। जब आप डिफरेंसेस देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको इजीली ये समझ आएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, स्टेटमेंट 1, अ राइज इन जीडीपी विद राइज इन इक्वालिटी में नॉट इंप्रूव वेलफेयर। ध्यान से समझें, जीडीपी बढ़ रही है पर साथ साथ इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है, तो ये वेलफेयर को इंप्रूव नहीं करेगा। ऑफ कोर्स राइट स्टेटमेंट है कि नहीं करेगा, क्योंकि जीडीपी इग्नोर करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दोनों ही स्टेटमेंट अगेन सही है, सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। कुछ असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 27, असर्शन कहता है लॉरेंस कर्व इज यूज्ड टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ. लॉरेंस कर्व इज यूज्ड टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ. रीजन, इट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अलोंग पॉपुलेशन. क्योंकि यह बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अलोंग पॉपुलेशन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग पॉपुलेशन. क्या लॉरेंस कर्व इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करता है? नो, ये मेजर करता है इनकम इनइक्वालिटीज को. ठीक है. रीजन, इट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अलोंग द पॉपुलेशन. रीजन ठीक है बट असर्शन जो है वो गलत है. तो ऑप्शन सी, सॉरी नो, ऑप्शन डी, assertion is false but R is true. Assertion is false but R is true. ठीक है, reason is true. डी आंसर जो है इसका राइट आंसर. 28th assertion, economic growth economic development includes structural change in the economy. right. डेवलपमेंट, रीजन क्या है? डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट. दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं और आर जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को, असर्शन को, कि यस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ द इकोनॉमी को इंक्लूड करता है क्योंकि ये क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट्स की बात करता है. ठीक है जी. तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 29, assertion, economic growth is necessary but not sufficient condition for development. इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरी तो है बट जरूरी नहीं कि वो डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट हो. रीजन, ग्रोथ डज नॉट इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अगेन ऑप्शन ए इज राइट. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. क्योंकि सबसे पहली बात, इकोनॉमिक ग्रोथ तो जरूरी तो है बट इतना भी जरूरी नहीं कि वो सफिशिएंट कंडीशन हो डेवलपमेंट के, क्योंकि कंडीशन डेवलपमेंट की अलग है. रीजन, ग्रोथ सिर्फ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करता है. ठीक है, मतलब ग्रोथ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को इग्नोर करता है, इंश्योर नहीं करता. उसे मतलब है जीडीपी के बढ़ने से. हर किसी के पास इनकम बढ़े उससे उसे मतलब नहीं है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब नहीं है. इसलिए राइट आंसर ए. Question number 30, assertion, a country with high per capita income always has low inequalities. ध्यान से समझना, a country with high per capita income always has low inequality, है ना. जिस कंट्री में पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होती है उसमें हमेशा लो इनइक्वालिटीज होती हैं, क्योंकि पर कैपिटा इनकम मेजर करता है एवरेज इनकम्स ओनली. अब ध्यान से सोचो, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि इनइक्वालिटीज कम है. अभी मैंने एग्जांपल में आपको समझाया था 1 2 3 4 5 पर्सन है और हर किसी के पास 100 इनकम है. इट मींस कि इनइक्वालिटीज कम है. लेकिन हमने देखा 4th एंड 5th पर्सन के पास तो सिर्फ 25 रुपए थे. इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, यानी असर्शन गलत है. जरूरी नहीं पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो इनइक्वालिटीज कम हो. ध्यान से समझो भाई इस बात को. जरूरी नहीं पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो इनइक्वालिटीज कम हो. क्यों? क्योंकि पर कैपिटा इनकम तो सिर्फ एवरेज बताता है ना, वो हर किसी की इनकम थोड़ी बताता है, वो सिर्फ एवरेज बताता है. जो एग्जांपल ली हमने इन 5 पर्सन की, है ना. इसलिए ए गलत है, आर ठीक है. तो डी इसका राइट आंसर रहेगा. ए गलत और आर ट्रू. ठीक है. सो दीज आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट 30 MCQs related to economic growth and its measurement. Hopefully these particular MCQs are helpful for you. और कंटिन्यू ही हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप इन्हें शेयर करें जरूर सबके साथ. और पीपीटी ये वाला पीडीएफ मैंने डाल दिया हुआ ऑलरेडी टेलीग्राम पे. ठीक है, वहां पे ज्वाइन करें, वहां से जाके देखें. मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया हुआ है, आप वहां से जाके जरूर देख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा 9th टॉपिक जल्दी हम जो है वो अपडेट करेंगे. थैंक यू सो मच.